अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मुमरा एंड कौसा, आज मैं हमारे मुमरा कौसा के कुछ वासियों से बात करना चाहता हूँ। कुछ हमारे महानगर पालिका की जो कोताहियाँ हैं या जो उनकी फेलियर्स हैं या जो हमारे लोकल फेलियर्स हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आज आपको ये बता दूँ कि पिछले 3 रोज़ के अंदर मुमरा कौसा की जो लोकेलिटी है उस लोकेलिटी के ऊपर तकरीबन 450 mm बारिश हुई है, जो तकरीबन 26 जुलाई का आधा पानी होता है, आधी बारिश होती है। इतनी बारिश हो गई जिसकी वजह से पूरा हमारा एरिया तहस नहस हो गया, बहुत सारी दुश्वारियाँ आई। बहुत सारे हमारे जो स्लम्स हैं उस स्लम्स के इलाके में जो चालियाँ हैं, जो ग्राउंड फ्लोर के घर हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा है। जिसके लिए मैं अपील करता हूँ हमारे कलेक्ट्रेट से, हमारे MVA गवर्नमेंट से और हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कि उनको थोड़ा सा मदद किया जाए, चाहे वो पैसे के ज़रिए हो, चाहे वो किसी और तरीके से उनको हेल्प करनी चाहिए, वो हेल्प करें ताकि उन लोगों के जो ज़िंदगी तहस नहस हो गई, जो उनका जो सारा जो आशियाना बह गया है, उस आशियाना के अंदर कुछ उनको मदद मिल सके। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे मुमरा कौसा के अंदर हमारा जो डे टू डे जो हमारा गटर क्लीनिंग एंड जो रोड क्लीनिंग का जो हमारा टेंडर है वो प्राइवेट किया गया था आज से 3 साल पहले। इससे पहले हमारे महानगर पालिका की तरफ से हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है उनके जरिए जो हमारे लेबर्स होते थे, जो हमारे महानगर पालिका के लेबर्स होते थे, वो काम किया करते थे। मुमरा कौसा में तकरीबन 168 लेबर्स काम किया करते थे और उनके जरिए हमारे मुमरा में जो 5 पेटी थी, चाहे वो मुमरा पेटी हो, चाहे वो बाजार पेटी हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड पेटी हो, चाहे वो कौसा पेटी हो, चाहे वो शील पेटी हो, इनके जरिए हमारे मुमरा कौसा में काम किया जाता था। 168 लेबरों की पगार जो है सालाना जो है वो तकरीबन 4.5 करोड़ की होती थी और तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए के आसपास हमारे को मशीनरी लगती थी। चाहे उसके अंदर JCB लगता हो, चाहे वो उसके अंदर पोकलेन लगती हो, चाहे वो डंपर लगता हो, चाहे वो टिपर लगता हो, चाहे वो छोटी घंटा गाड़ी लगती हो, उसके ज़रिए से हमारा काम किया जाता था। मगर चूंकि वो काम सही तरीके से हो नहीं रहा था, हमारे मुमरा कौसा में स्लम एरिया बहुत ज़्यादा था, इलीगल बिल्डिंग्स, इलीगल जो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कचरे की वजह से हमें बहुत दुश्वारियाँ हो रही थी। हमने उसके लिए इसको प्राइवेटाइज की मांग की और महानगर पालिका ने हमारी इस मांग को पूरा करते हुए इसे प्राइवेटाइज कर दिया। पहला टेंडर ऐसा कॉल किया गया 2019 के अंदर, जिसे क्रिस्टल कंपनी ने को अलॉट किया गया, जो हमारे बीजेपी के MLC हैं प्रसाद लाड साहब, उन्हीं की कंपनी है क्रिस्टल कंपनी, जो हमारे जो मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी वही देखती है। BMC में भी वो काम करती थी, उनको एक्सपीरियंस अच्छा था, तो उनके जरिए से हमारे मुमरा कौसा का टेंडर कॉल किया गया, जो तकरीबन 15.5 करोड़ का था, जहां हमें 6.5 करोड़ का हमारा खर्चा हो रहा था सालाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की पगार देकर के और मशीनरीज को लेकर के। हमने उसको डबल से भी ज़्यादा किया और 15.5 करोड़ किया, ताकि मुमरा कौसा में जो हमारे को दुश्वारियाँ आ रही थी कचरा साफ करने में या हमारे घंटा गाड़ियों की वजह से, चाहे वो हमारे गटर को साफ करने की वजह से, तो उसको साफ करने के लिए या उसको क्लीन अप करने के लिए हम लोगों को बहुत दुश्वारियाँ आ रही थी। उस दुश्वारी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने टेंडर कॉल किया कि चलो भाई हम लोग पैसा ज़्यादा देते हैं ताकि हमारे मुमरा कौसा में काम अच्छे तरीके से हो जाए, मगर वो हो नहीं पाया। उसके बाद में सेकेंड ईयर जो 2020 का और 2021 का रहा, उसमें अभिषेक कंस्ट्रक्शन ने इसका टेंडर भरा और हमने, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो लेबर की कुछ छटाई हो गई थी, जिसकी वजह से हमने उसके अंदर 1 करोड़ रुपया कम करके हमने 14.5 करोड़ का टेंडर दिया। इस 14.5 करोड़ के टेंडर के अंदर अभिषेक कंस्ट्रक्शन, जिसके मालिक संदीप भानुशाली हैं और उनके साथ उनके पूरी टीम है, उन लोगों ने काम करना था, मगर वो काम सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। उसके बाद में हमने, आपको शायद मालूम होगा कि हम लोग प्री मानसून क्लीनअप के अंदर हम लोग हर साल जो है हमारे जितने भी मुमरा कौसा में नाले हैं, वो नाले की डिटेल्स में भी आपको हमारे लिंक के अंदर भेजूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे मुमरा कौसा में तकरीबन 33 नाले हैं, 33 नाले हैं, 33 बड़े नाले, बड़े और छोटे नाले जो हैं। देखो, नाले और गटर का फर्क आपको बता दूं मैं कि जो 1 मीटर के अंदर की उसकी विड्थ अगर होगी तो उसे गटर कहा जाता है और उसे कवर किया जाता है, उसके ऊपर स्लैब होते हैं। और जो बड़े नाले होते हैं 1 मीटर के ऊपर से लेके वो 2 मीटर हो सकते हैं, 2.5 मीटर हो सकते हैं, 3 मीटर हो सकते हैं, 4 मीटर हो सकते हैं या 5 मीटर के हो सकते हैं, उसे नाला कहा जाता है। जिसको कंस्ट्रक्शन करने का जो काम है, उसे कंस्ट्रक्शन करने का जो काम है उसको INDP के जरिए काम किया जाता है ना। तो INDP के जरिए जो हम काम करते हैं, सारे नाले हमारा बांधने का काम करते हैं, जिसके लिए हर साल हमें तकरीबन मुमरा कौसा के लिए 20 करोड़ रुपया हमारे को मिला करता था। जैसे अभी हमारा चरनीपाड़ा का नाला था, जिसे 9 करोड़ 37 लाख रुपया दिया गया। शेवना कंस्ट्रक्शन को टेंडर लगा, उन लोगों ने वो काम नाले का करना चाहिए था, मगर आप देख सकते हैं उस नाले को जाकर के कि 50% भी नाले का काम नहीं किया गया। आज 3 साल हो गए उसको टेंडर अलॉट करते हुए। 2018 के अंदर हमने उसका टेंडर अलॉट किया गया, 18, 19, 20 और अभी 21 चल रहा है, मतलब तकरीबन 4 साल हो गए और उसके बावजूद उस नाले का काम पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारा कौसा गांव, जो तकरीबन 200 साल पुराना गांव है, उसके अंदर पानी भर गया और पानी भरने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे मुमरा कौसा के वासियों से, मुमरा कौसा के लोगों से, कि कहीं ना कहीं हमें हमारी आवाज़ को बुलंद करके हमारे को हमारी जो
हमारे यहाँ जो दुश्वारियाँ हो रही है, जो हमारे यहाँ जो कोताहियाँ हो रही हैं काम के सिलसिले को लेकर के, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अकेले ना कोई नगर सेवक कोई काम कर सकता है, ना कोई जनता काम कर सकती है, ना कोई सोशल वर्कर काम कर सकता है। हमें एक टीम बना कर काम करना पड़ेगा। हमें एक प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा हमारे प्रशासन के ऊपर, हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, चाहे फिर वो कमिश्नर ही क्यों ना हो, एडिशनल कमिश्नर हो, चाहे वो हमारे डीएमसी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, कल हम लोगों ने अमृतनगर नहीं बोलूंगा मैं, चांद नगर और अलमास कॉलोनी के पट्टे से लेकर के हम लोग भोलेनाथ नगर, शिबली नगर और शील्ड के परिसर तक के हम लोगों ने एक दौरा किया, जिसके अंदर हमारे जो थाने महानगर पालिका के जो सचिव भी हैं और डीएमसी भी हैं, अशोक भुरपुले साहब, उनके साथ में मैं था। अशोक भुरपुले साहब थे, उनके साथ में हमारे जो डीएमसी हैं लोकल, हमारे जो जोन के नोडल ऑफिसर हैं मनीष जोशी साहब, वो थे हमारे साथ में हमारे जो लोकल एएमसी हैं सागर सालुंगे साहब, वो थे हमारे साथ में। और जितने भी हमारे सैनिटरी के जितने भी लोग थे, जितने सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, जितने डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे, वो लोग भी हमारे साथ में थे। तो उन लोगों के साथ में हम लोगों ने पूरा दौरा किया। हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे नालों के ऊपर कवर करके उसको स्लैब मार दिया गया था, कुछ बिल्डरों ने मार दिए हैं, कुछ हमारे लोकल लोगों ने मार दिए हैं, जिसकी वजह से नाला साफ बराबर नहीं हो पा रहा था। हमारे जो कलवर्ट्स हैं, एक कादर पैलेस का कलवर्ट है, एक चरनीपाड़ा का कलवर्ट है, एक मोबिन नगर का कलवर्ट है, एक हमारा ग्लोबल का कलवर्ट है। ऐसे 4 कलवर्ट से हमने चारों कलवर्ट्स को जाकर के देखा, तो जिस तरीके से पानी उसके अंदर से क्रॉस होकर के रोड क्रॉस करके नीचे खाड़ी की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम होता है। जो रोड के उस तरफ का एरिया है, जो मतलब एमएम वैली का जो एरिया है, उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और जो पहाड़ की तरफ का एरिया उसे अपस्ट्रीम कहते हैं। तो अपस्ट्रीम से जो डाउन स्ट्रीम की तरफ जो नाले हमारे बह करके जाते हैं, वो कलवर्ट के जरिए मेन रोड हाईवे को क्रॉस करते हैं। वो एक भी कलवर्ट साफ नहीं थे, जिसके अंदर बहुत सारी कचरे पड़े हुए थे, लकड़ियां पड़ी हुई थी, गादियां वगैरह पड़ी हुई थी, और बड़े बड़े कचरे की गोनियां वगैरह पड़ी हुई थी, जिसको साफ नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारे पूरे इलाके में पानी भरा और जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे मुमरा कौसा के लोगों से कि आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपकी और आपके साथ में आपके नगर सेवक की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब ये नाला साफ करते हैं तो उनको साथ में बैठ करके आप लोगों ने देखना चाहिए कि नाला बराबर साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोगों ने अपने नगर सेवक को झंझोड़ना चाहिए, अपने नगर सेवक को बोलना चाहिए, और नगर सेवक ने ऊपर के आला अधिकारियों के साथ में बात करके उसको काम करवाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से हमारे मुमरा कौसा में नाले सफाई को लेकर के जो दिक्कतें आ रही हैं, वो थाना में नहीं आ रही हैं कहीं, क्योंकि थाना में बहुत अच्छे तरीके से लोग काम कर लेते हैं, और उसमें थोड़ी सी जिम्मेदार वहाँ की जनता भी है कि वहाँ की जनता रस्तों पे कचरा नहीं फेंकती है, बराबर अपना कचरा अपनी घंटा गाड़ी में डालती है। उनके यहाँ बराबर उनकी सोसाइटियों में झाड़ू वाले होते हैं, कचरा साफ करने वाले होते हैं, जो अपना कचरा उठाते हैं और डब्बों के जरिए और डस्टबिन के जरिए कचरों को घंटा गाड़ी में डालते हैं। मगर हमारे मुमरा कौसा में ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं देता है। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी जनता की भी होनी चाहिए कि वो अपना कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान दे। अक्सर ये होता है कि जब लोग अपनी बिल्डिंग का अंदर अपने जो घर की रिपेयरिंग करते हैं, रिनोवेट करते हैं, तो अपना जो राबिट होती है, जो उनके घर की राबिट होती है, ला करके रास्ते पर फेंक देते हैं, नाले के अंदर ला करके फेंक देते हैं, गटरों में ला करके फेंक देते हैं, जो उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता। मगर जब बारिश आती है, क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल नेचर मुमरा का ऐसा है कि एक तरफ बहुत ऊंची सह्याद्री रेंज की पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियों का जो पानी जब बारिश ज़्यादा होती है, 100 mm अबाव जब पानी होता बारिश गिरती है, तो बहुत तेज़ी से पानी बह करके नीचे आता है। और जब इस तरीके से जब वहाँ पे कचरे, मलबे और राबिट पड़ी होती है, तो ये हमारे कलवर्ट्स को, हमारे नालों को जाम करती है। तो हमारे को भी अपनी जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बोलूँगा आपको मैं कि हमारे नाला क्लीनिंग करने का जो हमारा टेंडर होता है, आपको बता दूं कि हमारे मुमरा जो प्रभाग समिति, उस मुमरा प्रभाग समिति के अंदर 4 प्रभाग आते हैं, 26, 30, 31 और 32। इसके अंदर जो नाले सफाई के टेंडर कॉल किए गए थे, उस टेंडर कॉल करने में 1,56,33,000 रुपये का टेंडर कॉल किया गया, जिसके अंदर हमारे को नाला सफाई करना चाहिए था। क्या आपको ऐसा लगता है कि नाला बराबर सही तरीके से साफ किया गया है? मुझे तो नहीं लगता कि सही तरीके से नाला साफ किया गया है। उसके बाद में हमारा जो दीवा प्रभाग समिति में हमारे जो 2 प्रभाग आते हैं मुमरा कौसा के अंदर, वो है 29 नंबर का प्रभाग और जो 33 नंबर का प्रभाग जो है, वो दोनों प्रभाग के अंदर 29 नंबर के प्रभाग के अंदर 39,39,774 रुपये का एक टेंडर कॉल किया गया। दूसरा टेंडर जो है वो 40,83,366 रुपये का कॉल किया गया। मतलब दोनों मिलाकर के तकरीबन 80 लाख रुपये का टेंडर कॉल किया गया, खाली हमारे 33 नंबर प्रभाग के लिए और 29 नंबर प्रभाग के लिए। क्या वहाँ पर सही तरीके से काम हुआ? मुझे नहीं लगता है कि सही तरीके से काम हुआ होगा। तो इसके ऊपर हमारे को आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमारे को प्रशासन से लड़ना पड़ेगा, प्रशासन को उनकी जो कोताहियाँ उसको उनके सामने दिखाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें उनको जो सही पिक्चर है वो दिखाना पड़ेगा। मेरी कल बहुत देर तक के हमारे जितने भी एडिशनल कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर साहब से उनसे मेरी बात होती रही, लगातार मैंने उनके कांटेक्ट में रहा। हमारे जो अभी नए एडिशनल कमिश्नर बने हैं, हमारे संदीप मालवी साहब, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने फिर अशोक भुरपुले साहब को फ़ौरन भेजा मेरे साथ में, और अशोक भुरपुले साहब ने पूरे हमारे कौसा परिसर, चन्नीपाड़ा, कौसा गाँव, शिमला पार्क, उसके बाद में हमारा
कादर पैलेस का पट्टा जो है, उसके बाद में जो डोंगरे हॉस्पिटल के गली का जो पट्टा है वो पट्टे के हमने दौरे किए। बाद में हमने देवरीपाड़ा का दौरा किया। बाद में हमने आगे जाकर के शिवली नगर, भोलेनाथ नगर, दोस्ती, इस इलाके का हमने दौरा किया। दौरा करने के बाद में हमें जो हमारे सामने नज़र में जो हमारे कोताहियाँ आई हैं उसको हमने रिपोर्ट किया है और हमें उम्मीद है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसको सही तरीके से काम करेगी। तो ये तो एक बात हो गई जिसकी वजह से हमें जो ये बारिश के अंदर हमें जो झेलना पड़ा, जो जिस तरीके से हमारे इलाके के गरीब लोगों का नुकसान हुआ। ईद सर पर है, कल हमारे यहाँ ईद है। लोगों ने अपने घरों के अंदर थोड़ा सा बहुत जो अनाज रखा होगा वो अनाज उनके बह गए। लोगों के अंदर फर्नीचरों का नुकसान हुआ। लोगों के घरों में टाइल्स उखड़ गई। लोगों के घरों के अंदर मट्टियाँ भर गई, जिसको निकालने में बहुत दुश्वारियाँ हो रही हैं। आज हम लोगों ने कुछ लेबर्स भेजे हैं हर जगह पर। 10 लेबर मैंने चरनीपाड़ा पर भेजे हैं, 10 लेबर हमने कौसा गाँव में आशालम भाई और मैंने मिलकर के भेजे हैं, 10 लेबर हमारे देवरीपाड़ा में बबली भाई लेकर के घूम रहे हैं। कहीं जेसीबी लगा है, कहीं डंपर लगा है, मगर वो नाकाफ़ी है। क्यों? इसलिए नाकाफ़ी है क्योंकि जो काम हमें सही तरीके से करना चाहिए था, हमने हमारा होमवर्क सही तरीके से किया नहीं। हमने सही तरीके से हमारा जो प्री मानसून हमारा क्लीनअप होना चाहिए तो हमने किया नहीं, जिसकी वजह से हमें ये दुश्वारियाँ आ रही हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी खुद जिम्मेदार हैं। हम सारे नगर सेवक लोग जो हैं वो भी जिम्मेदार हैं, प्रशासन भी जिम्मेदार है। मगर मैं ये समझता हूँ चूँकि हम जमहूरियत वाले देश में रहते हैं, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रहते हैं, तो जब हम हमारी जनता ने एक नुमाइंदा चुन करके हमें दे दिया है और नुमाइंदा वो हमारा नगर सेवक होता है, और जब सारी जनता मिल करके ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं जा सकती, इसलिए वो अपना नुमाइंदा चुनती है ताकि वो नुमाइंदा जाकर के ब्यूरोक्रेसी के पास जाकर हमारे सारे काम करवा सके। इसके अंदर हमारा बहुत बड़ा फेलियर रहा है। हम बहुत फेल हुए हैं इसके अंदर, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा से इस फेलियर को हम लोग दोहराएंगे नहीं और इसको सही तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, माजरत चाहते हैं हमारे पूरे मुमरा कौसा के वासियों से। सेकेंड थिंग, आप देख रहे हैं कि हमारे मुमरा कौसा में एक हॉस्पिटल बन रहा है। आज कलवा हॉस्पिटल का हाल क्या है आपको मैं बताता हूँ। मैं कि हमारे यहाँ एक औरत थी, सईदा आपा नाम था उनका, सईदा शेख नाम थी उनका। किसी एक बाइक वाले ने उनको ठोक दिया, उनका हाथ में फ्रैक्चर आ गया। हमने उनको कलवा हॉस्पिटल भेजा। आज तकरीबन 11 से 12 दिन हो चुके हैं, उनका ऑपरेशन अभी तक के नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्थोपेडिक सर्जन है। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और डेली 15 केसेस आते हैं ऑपरेशन के। ऑर्थो के जो सर्जन हैं उनके पास जो ऑपरेशन के पेशेंट्स आते हैं तकरीबन 15 आते हैं। वो भी बेचारा कहाँ से कर पाएगा। इसीलिए हमने 2014 के अंदर, अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 में हमने एक हॉस्पिटल की ओपनिंग की थी, हॉस्पिटल बनाने की ओपनिंग की थी। उसका भूमि पूजन किया गया था महानगर पालिका की तरफ से, और उसके अंदर हमने पहला जो पैसा अलॉट किया था वो तकरीबन पहला पैसा था 54 करोड़ 38 लाख रुपए का। उसके बाद में वो हॉस्पिटल को बनने में 1,35,000 स्क्वायर फीट का वो हॉस्पिटल था। उसको बनने में थोड़ी सी दुश्वारियाँ आ रही थी, देरी हो रही थी। फिर हमने महानगर पालिका से ऑफिस पैसे की मांग की। सेकंड जो पेमेंट आया हमारे पास 60 करोड़ 41 लाख रुपए का पेमेंट आया, जिसके जरिए से हम लोगों ने जो 1,35,000 स्क्वायर फीट जो हमारा FSI का हॉस्पिटल बनना था वो तकरीबन सिविल काम पूरा उसका तकरीबन पूरा हो चुका है। उसका तीसरा टेंडर जो है वो हमने अभी जो कॉल किया है, जिसके अंदर फर्निशिंग का काम करना है, हमारे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने हैं, हमारा डिस्टिलेशन का प्लांट लगाना है हमारे को, उसके उधर पे डक्टिंग करनी है, AC सेंट्रलाइज करना है। उसके लिए 24 करोड़ 93 लाख रुपए का हमने टेंडर कॉल किया है, जिसका काम जोरों पर चालू है। और वो भी काम शेवना कंस्ट्रक्शन को ही मिला है। वो तीनों काम शेवना कंस्ट्रक्शन ही कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे फॉलोअप ना होने की वजह से, या हम लोग ने सही तरीके से अगर हम लोग ने इस काम को अंजाम दिया होता तो आज इस पेंडेमिक के दौर के अंदर हमारा हॉस्पिटल बन के रेडी होता था और हम उस हॉस्पिटल के अंदर बराबर सही तरीके से काम कर रहे होते थे। आज हमारे पेशेंट्स जो, आज आपको बता दूंगे, हमारे जो कलवा हॉस्पिटल उसका पर डे का जो फुटफॉल जो है वो तकरीबन 2700 का फुटफॉल है। 2700 पेशेंट्स डेली वहाँ पर OPD और IPD पेशेंट्स वहाँ पर आते हैं, जिसके अंदर चाहे वो गायनेक पेशेंट हो, चाहे वो ऑर्थो पेशेंट हो, चाहे वो पेडियाट्रिक पेशेंट हो, चाहे वो न्यूरो पेशेंट हो, चाहे वो नेफ्रोलॉजिस्ट पेशेंट हो। अभी आपको बता दूं हमारे पास वहाँ पे एक नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जिसे हमने PPP तत्व के ऊपर मुक्ता को दिया हुआ है, जो वहाँ पर डायलिसिस सेंटर चालू किए हुए हैं। हमारी नेफ्रोलॉजिस्ट मैडम है डॉक्टर ज्योत्सना जोपे, वो उसको चला रही हैं। वहाँ पर एक डायलिसिस की कीमत तकरीबन 750 रुपया है, जो काफ़ी महंगी है। उसी के ठीक बाजू बगल में हमारा जो थाना का सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर 350 रुपये में डायलिसिस सेंटर चालू किया गया है और उसके अंदर डायलिसिस किया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पैसा है। हम ये चाह रहे थे कि हमारा जो मुमरा का, हमारा जो कौसा का जो हॉस्पिटल है वो अगर चालू हो जाता तो वहाँ पर हमारे पास, हमने उसके अंदर प्लान किया था कि किस तरीके से वहाँ पे हमारे जो CDR पेशेंट और MDR पेशेंट होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के जो कॉमन ड्रग रेसिस्टेंस पेशेंट होते हैं या मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस पेशेंट्स होते हैं TB के, या हमारे पास वहाँ पे बर्न केयर्स नहीं था तो बर्न केयर के पेशेंट्स होने चाहिए थे। वहाँ पे हमारे पास TB आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए था, हमारा डायलिसिस सेंटर होना चाहिए था, हमारा NICU होना चाहिए था। अभी आपको मैं NICU की बात बता दूँ कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट NICU है शिवाजी हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें 28 बेड्स है, 28 इंक्यूबेटर्स हैं, मतलब 28 हमारे NICU बेड्स हैं। मगर मैं समझता हूँ कि कभी भी हमारे यहाँ के जो नवजात शिशु होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज, प्रीमेच्योर डिलीवरीज होने के बाद जो बेबीज होते हैं,
उनको जब हम वहाँ पे एडमिट करने जाते हैं तो जल्दी हमको वहाँ पे इंक्यूबेटर नहीं मिलता है। अक्सर मुमरा कौसा में ये कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई हम वहाँ पर गए मगर हमें इंक्यूबेटर नहीं मिला, हमें प्राइवेट में ले जाना पड़ा, और प्राइवेट के जो बिल होते हैं तकरीबन 50,000 और 60,000 के बिल होते हैं, गरीब आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम हमारे मुमरा कौसा के लिए 28 में से कम 8 बेड जो है वो रिजर्व किए जाए, ताकि मुमरा कौसा के जो प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती हैं या जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनको वहाँ पर एनआईसीयू में रखने में दुश्वारियाँ ना हो। इसके लिए हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है शानू पठान साहब, या हमारे महापौर साहब हैं नरेश मस्के साहब, या हमारे जो सभागृह नेता हैं अशोक वैती साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनको लेटर देने वाला हूँ कल सुबह जाकर के। कल तो नहीं दूंगा, कल ईद है, मगर ईद के फौरन बाद में उनको जाकर के लेटर दूंगा कि हमारे मुमरा कौसा के लोगों के लिए एनआईसीयू बेड्स रिजर्व किए जाए, ताकि उन लोगों को भी एनआईसीयू बेड की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। अक्सर नहीं होती। अक्सर क्या होता है कि हमें वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मेहुल ठक्कर साहब, मुझे उन्हें कॉल करना पड़ता है, फिर वो जाके डॉक्टर जयेश से बोलते हैं, या मैडम हमारी सुवर्णा मैडम है उनसे बात करते हैं, तो कहीं जाके हमें बेड मिलता है। कभी कभी उनसे नहीं हो पाता है, फिर हमारे जो शिवाजी हॉस्पिटल के जो डीन है डॉक्टर यादव साहब, मुझे उन्हें कॉल करना पड़ता है, फिर कहीं जाके उन्हें एनआईसीयू मिलता है और उनका इलाज हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे मुमरा कौसा के लोगों को अपनी आवाज़ों को थोड़ा सा बुलंद करके आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्यों? इसलिए ये ऐसा होता है कि हमारे मुमरा कौसा की आवाज़ जब थाने महानगर पालिका में गूंजती नहीं है तो हमें केयरलेसली लेते हैं, मुमरा कौसा के लोग एकदम केयरलेसली लेते हैं, और इसी की वजह से हमारे कलवा हॉस्पिटल के अंदर हमारे पेशेंट को बहुत सारी दुश्वारी और बहुत सारी तकलीफें आती हैं। अक्सर मुझे कलवा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि एवरीडे तो नहीं बोलूँगा, मगर कम से कम एक दिन आड़ से या 2 दिन आड़ से मैं कलवा हॉस्पिटल बराबर जाते रहता हूँ, किसी ना किसी पेशेंट के ताल्लुक से, किसी ना किसी पेशेंट की मदद करने के लिए। मैंने अक्सर वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर अक्सर शानू पठान साहब वहाँ पर अक्सर मुझे मिलते हैं या दिखते हैं, जो वहाँ पर भी अपने पेशेंट्स को लेकर के या पेशेंट्स के ताल्लुक से वहाँ पर काम करते हैं। वहाँ पर मैंने अपर्णा सालवी मैडम को देखा है, जो कलवा की हमारी नगर सेविका बहुत अच्छे से काम करती हैं। हमारी प्रमिला केनी मैडम है, जो बहुत अच्छा काम वहाँ पर कर रही हैं। हमारे एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई हैं तकी चेउलकर साहब, जो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। कभी कभी मुझे उनकी भी मदद लेनी पड़ती है, और उनके जरिए से हम लोग हमारे पेशेंट्स की मदद करवा लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारे कलवा हॉस्पिटल और हमारा जो नया बनने वाला हॉस्पिटल है उसकी बात। अभी मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि हमारा जो MM वैली का कब्रिस्तान है, आप मुझे एक बात बताइए, जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, लीगल बिल्डिंग, मैं लीगल बिल्डिंगों की बात कर रहा हूँ, मैं इलीगल की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुमरा में तो इलीगल बिल्डरों ने और इलीगल बिल्डिंगों ने पूरे मुमरा कौसा को की वाट लगा चुके हैं या मुमरा कौसा को बर्बाद कर चुके हैं। मगर मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम किसी बिल्डिंग का काम करते हैं और किसी बिल्डिंग को जब हम बनाते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि रोड से 3 फीट ऊपर उसकी प्लिंथ होती है या 4 फीट ऊपर उसकी प्लिंथ होती है, ताकि रोड के ऊपर जब भी पानी भरे तो हमारा जो पानी का जो लेवल है वो हमारे प्लिंथ के होते हुए हमारी दुकानों में या हमारी बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसना चाहिए। तो क्या यही मॉड्यूल या यही तरीका हमारे कब्रिस्तान बनाने में नहीं होना चाहिए था? आपको मैं बता दूं, हमारा जो MM वैली का कब्रिस्तान है, जिसे बहुत जिद्दोजहद करके हमारी महानगर पालिका ने लाया है, वहाँ पर जो हमारे जो लैंडलॉर्ड थे मित्तल साहब से हमारी बात हुई, और बात होने के बाद में हमारे जो उस वक्त आज के जो हमारे आमदार जो मंत्री हैं उस वक्त आमदार थे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब थे, साथ में हमारे नजीब मुल्ला साहब थे, साथ में हमारे बहुत सारे मुमरा के नगर सेवक लोगों थे, जिन्होंने बहुत जिद्दोजहद की, और वो वहाँ पर कब्रिस्तान का रिजर्वेशन तो पहले से ही था, हमारे DP में ही था, 1991 के रिजर्वेशन में था, मगर वो हमारे को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा था, मतलब लैंड एक्विजिशन नहीं हो रहा था। तो हमने थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर डाला बिल्डरों के ऊपर, तो वो लैंड हमारे को मिल गया। उसके बाद हमने उसको पहला टेंडर जो कॉल किया उसके बाउंड्री वॉल का, वो 2,54,00,000 रुपये का था, जिसके अंदर हमने बाउंड्री वॉल करनी थी, वो नाकाफी था। फिर हमने वापस बैठ करके टेबल पर बैठ करके कमिश्नर साहब को समझाया। उस वक्त हमारे कमिश्नर संजीव जायसवाल साहब थे, या उससे पहले असीम गुप्ता साहब थे, या उससे पहले आर्य राजीव साहब थे। उनको हमने डिटेल में बात की कि सर ये पैसा जो है ये नाकाफी है, हमें और पैसा लगेगा इस कब्रिस्तान को बनाने में। तो उन्होंने फौरन हमारे को जो नया अमाउंट दिया वो था 9,53,46,221 रुपया, यानी तकरीबन दोनों पैसा अगर हम मिलाते हैं तो तकरीबन हमारे को 12 करोड़ रुपया मिला सिर्फ बाउंड्री वॉल और भरनी करने के लिए। क्या आप मुझे बताएं, क्या वो कब्रिस्तान के अंदर 12 करोड़ रुपया काम किया गया है? नहीं किया गया है। आज उसका जो काम किया गया है आप जाकर के देख सकते हैं, रोड से 2 फीट नीचे उसकी भरनी की गई है। भरनी करते वक्त में जो जिस तरीके की मट्टी डालनी चाहिए थी उसके अंदर हमने सोचा था कि उसके अंदर हम मुरुम की जो एकदम बारीक मट्टी जो होती है वो डालेंगे, छान करके मट्टी डाली जाएगी, वो डाली नहीं गई। बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं उसके अंदर, बड़ी बड़ी मट्टियों के अंदर जो गोले होते हैं वो निकलते हैं उसके अंदर। प्लस जो हमने गुजरात रीति मिलाने की बात कही थी, हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब ने खुद पर्सनली लाइव आकर के कहा था सॉरी जो हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब ने कहा था कि नहीं वहाँ पर हम लोग गुजरात की मिट्टी मिलाएंगे, और उन्हें महानगर पालिका से कहा भी था कि साहब जब भी वो काम किया जाएगा, उससे भी शायना कंस्ट्रक्शन नहीं काम किया है, तो उसके अंदर कहा गया था कि नहीं उसके अंदर गुजराती मिट्टी मिक्स करके रेती मिक्स करके उस कब्रिस्तान को बनाया जाएगा, मगर कहीं पर भी रेती उसमें नहीं डालेगी। जो सैंड आता है, जो मीठी नदी का जो सैंड आता है, मतलब जो नदियों का जो सैंड होता है, वो नदी का सैंड हमें उस पर डालना चाहिए था, मगर हमने नहीं डाला। आज हालत ये है
कि मैं खुद अपने आंखों से देख रहा हूँ कि जब हम खड्डा खोदते हैं, क्योंकि वो रास्ते से 2 फीट नीचे होने की वजह से, मतलब जो हमारा रोड बना है MM वैली का, उससे 2 फीट नीचे होने की वजह से जब हम खोदते हैं उसको, तो 1 फुट के ऊपर ही पानी लग जाता है, और जो 3 फुट का जो हिस्सा होता है वहाँ हमें डी वाटरिंग करनी पड़ती है, मोटर लगा करके पानी सक करना पड़ता है, फिर कहीं जाके हम लोग उसमें अपने जनाजे को डालते हैं। बहुत बेहुरमती होती है हमारे जनाजे की। और आज तो हाल ये है कि अभी आप जाकर के देखेंगे हमारे MM वैली के कब्रिस्तान को, तो उसके अंदर ऐसी बास आ रही है। मैं अपनी आंख से देखा हूँ, जो मैं अपनी आंख से देखा हूँ वो आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पर देखा कि जो इंसान की जो चर्बी है वो चर्बी ऊपर पानी के साथ में तैर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बेहुरमती है और एक बहुत बड़ी हमारी तरफ से एक नाकामयाबी है। और इस नाकामयाबी के मद्देनज़र मैं अपील करता हूँ हमारे इलाके के, अभी फिलहाल हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस बात के ऊपर संज्ञान लें। हमारे आला अधिकारियों से, चाहे वो कमिश्नर साहब से बात करनी हो, चाहे वो हमारे सिटी इंजीनियर से बात करनी हो, बात करके फौरन हमारे जितने भी वहाँ पर कब्र के ऊपर की जो मिट्टी है उसको कम से कम 4 फीट की और भरनी की जाए और अच्छी क्वालिटी की मिट्टी डाली जाए, मुरुम डाला जाए उसके अंदर और गुजरात की रेती डाली जाए, ताकि खोदने में आसानी हो, लोगों जो वहाँ पे बॉडी दफनाई जा रही है उसकी बेहुरमती ना हो और उसको अच्छे तरीके से काम किया जाए। इसके ऊपर मैं हमारे शानू पठान साहब से भी अपील करता हूं कि वो भी काम करें। और वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक हैं हमारे, सिराज जोंगरे साहब हैं, चाहे वो हमारे हफीज़ा नाइक मैडम हैं, चाहे वो हमारे जफर नुमानी साहब हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं, क्योंकि वो आपका लोकल वार्ड है, आप वहाँ के लोकल नगर सेवक हैं, तो आपकी बात बहुत जल्दी सुनी जाएगी वहाँ पर। आप लोग भी तीनों लोग मिलकर भी, एक तो नगर सेवक हमारे अजीज बाड़ा साहब का केस चल रहा है तो इसकी वजह से वो वहाँ नहीं है, मगर बाकी के 3 तो नगर सेवक लोकल वार्ड में हैं। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर कम से कम हमारे को 4 फीट की मिट्टी भरनी की जानी चाहिए। मेरी इसके साथ में एक अपील और है, जैसे अभी मुझे अभी इमरान नाइक साहब ने एक मैसेज दिया है कि मुमरा कौसा में नाले की सफाई बराबर से नहीं होती है। तो इसकी एक वजह बहुत बड़ी ये भी है कि हमारा मुमरा कौसा एक जोग्राफिकली एक टेरेन का इलाका है, कहीं अपहिल है, कहीं डाउन स्ट्रीम है, कहीं अपस्ट्रीम है, तो पहाड़ी और एक तरफ खाड़ी, उसके बीच में हमारा जो मुमरा कौसा का जो बस्ती है वो सैंडविच है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे मुमरा कौसा के अंदर जितने भी नाले, हमारे जो 33 नाले हैं, इनको साल में 2 मरतबा साफ किया जाए। एक मरतबा जो हम मानसून से पहले साफ करते हैं, उसके बाद में हमें से वापस एक मरतबा दिसंबर में साफ कर देना चाहिए, ताकि क्या होगा, जब 2 बार हम अब इस नाले को साफ करेंगे तो हमारे नाले की जो फ्लुएंसी है वो मेंटेन रहेगी, वहाँ पे ज़्यादा कचरा डंप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जमावड़ा नहीं जमने वाला है। तो इसके लिए मेरी ये अपील है हमारे मुमरा कौसा के तमाम नगर सेवकों से कि मुमरा कौसा में 2 मरतबा बारिश के नालों की, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की सफाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से नाला अच्छे से साफ किया जा सकता है और अच्छे से हमारे इलाके के लोगों को नुकसानों से बचाया जा सकता है। आज आपको मैं बता दूं कि जितनी दुकानों पर हम लोग गए, मैंने देखा कि हर बनिए की दुकान के ऊपर कम से कम लाख से 2-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, कहीं पर ज़्यादा भी नुकसान हुआ है। कई घरों के अंदर फर्नीचरों के नुकसान हो गए, उनके घरों में मिट्टी भरी हुई है। कल मैंने जाकर के देखा हमारे कौसा गाँव के अंदर, चरनीपाड़ा के अंदर, देवरीपाड़ा के अंदर, मोमिन चाल एक है, घरों के अंदर 3-3 फुट पानी था। ये किसकी गलतियाँ हैं? सॉरी, ये किसकी गलतियाँ हैं? ये हमारी गलतियाँ हैं। हम लोगों ने अगर हमारे काम को सही से अंजाम दिया होता, सही तरीके से अगर हम काम कर रहे होते, एज अ टीम वर्क अगर हम काम करते। मुमरा कौसा में सुनो 23 नगर सेवक हैं, किसी भी पार्टी की हो। मैं तो बोलता हूँ कि इलेक्शन के वक्त में आप पार्टियों का नाम लें कि भाई वो फलाना राष्ट्रवादी का है, वो कांग्रेस का है, वो शिवसेना का है, वो बीजेपी का है, वो MIM का है, या वो किसी और पार्टी का हो, या कांग्रेस का हो, मगर जब मुमरा कौसा के डेवलपमेंट की बात आएगी, मुमरा कौसा को बचाने की बात आएगी, मुमरा कौसा के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की बात आएगी, तो हम तमाम जो 23 नगर सेवक उनको एक होकर के हमारे साथ में मिल करके काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके, एक टेबल पे बैठ करके हमारे प्लान चेकआउट करने पड़ेंगे, और चेकआउट करने के बाद में जब हम प्लान करते हैं तो उसका सही तरीके से एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है और अगर हमारा एग्जीक्यूशन नहीं है तो हमारी प्लानिंग करके कोई फायदा नहीं होगा। अभी कल की आपको मैं बात बताता हूँ कि कल मेरे से बात हुई कि मुमरा कौसा में जब 26 जुलाई की बाढ़ आई थी तो हमारे संजय सेठी साहब उस वक्त कमिश्नर थे, हमारी उनसे बात हुई और हमने फायर ब्रिगेड पे एक कैंप लगाया। उस कैंप के जरिए हमारे भारतनकर साहब उस टाइम पे AMC थे, हमारे सरमुकदम साहब उस टाइम पे हमारे DMC थे। हमने पर डे 800 लेबर यहाँ पर लाया था, आपातकालीन सेवा करके हमने 800 लेबर लाए थे। हर नगर सेवक के पास 50 से 100 लेबर जाया करते थे, कम से कम 50 लेबर तो अक्सर जाया करते थे। वो 50 लेबर लेकर के हम हमारे इलाके में जो गाल बह करके आया है, जो मिट्टी बह करके आई है, जो राबिट बह करके आई है, जो खड़ी वगैरह बह करके आई है, हम उसको 8 दिन में 10 दिन में साफ कर लिए थे। मगर आज हाल ये है कि हमने 10 लेबर अगर हमने मांगा तो हमारे को 2 दिन रुकना पड़ता है, लेबर ही नहीं मिलते हमारे को। तो इसका कहीं ना कहीं हमें प्रोविजन करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपातकालीन सेवा, जो आपातकालीन निधि हमारे पास होती है, जो अत्यावश्यक सेवा की जो हमारे पास निधि होती है, उसके जरिए से 522 के जरिए से बिना टेंडर कॉल किए किसी भी सुशिक्षित बेरोजगार के जरिए हम लोग ने उसका फाइल बनानी चाहिए और उसका प्रिंसिपल अप्रूवल लेकर के फौरन उसका काम शुरू करना चाहिए।
और उसको करने में हमारे को टेंडर प्रक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश आ जाए और हम अगर 8 दिन बाद अगर आदमी लगाएंगे तो कोई काम का नहीं रहेगा। अगर प्यासा मर रहा है और उसको हमने उसकी जब प्यास लगी है, मरने से पहले अगर उसको पानी पिलाया तो ही उसकी हम दुआ ले सकते हैं। मरने के बाद हम एक डैम भर के उसके ऊपर पानी छोड़ दें तो हमारे को फायदा नहीं होने वाला है। तो यही मेरा कहना इसी बात के ऊपर था कि किस तरीके से हम लोगों के मुमरा कौसा के प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करने चाहिए, इसके ऊपर हम लोग प्लान चेकआउट करना चाहिए। मैं शानू पठान साहब से बात करूंगा कि फौरन ईद के फौरन बाद बैठ करके प्लान चेकआउट करें, सारे नगर सेवकों को एक प्लेटफॉर्म पे एक टेबल पर बैठाएं, जो दुश्वारी आ रही है, चाहे वो कब्रिस्तान को लेकर के हो, चाहे वो हॉस्पिटल के को ऑन अ वार्ड फुटिंग करना चाहिए उसको लेकर के हो, चाहे वो हमारे नाले क्लीनिंग हो, चाहे वो गटर की बात हो। अभी आपको बता दूं, आप लोग देख रहे हैं डेली पेपरों में आ रहा है कि कहीं पर कोई बच्चा मैनुअल कवर में गिर करके बह गया और मर गया। हमारे यहाँ भी बहुत सारे मैनुअल कवर्स टूटे हुए हैं, ढक्कन टूटे हुए हैं। तो क्या महानगर पालिका हमारे जितने भी ढक्कन हैं उनको फौरन बना नहीं सकती है? बना सकती है, मगर इसके लिए हमारे को आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमारे को कहीं ना कहीं उन लोगों को झकझोड़ना पड़ेगा, उनको हिलाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं सोया हुआ है, उसको जगाने की ज़रूरत है और जगा करके सही तरीके से काम करवाने की ज़रूरत है। मैं इतने ही बात कहूँगा, बहुत सारी बातें और कहने की, मगर बहुत लंबा मेरा सेशन हो जाएगा, आप लोगों को सुनने में भी थोड़ी सी बोरियत होगी, मगर ये बहुत काम की चीज़ है। आप लोग इसे सुने और इसके ऊपर अपने अपने इलाके के लोगों ने, अपने अपने इलाके के जो स्थानिक नगर सेवक उनके साथ बैठ करके बात कीजिए और बात करके पूरे मुमरा कौसा के नगर सेवक को एक प्लेटफॉर्म में बैठा करके हमें ये काम करना पड़ेगा। ये बोलते हुए अपने शब्द को, अपने बातों को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम।